अस्सलाम वालेकुम। 13 जून 2025 को इसराइल के ईरान पर हमले से शुरू होने वाली जंग अब इख्तिताम को पहुंचती दिखाई दे रही है। इस जंग का नुक्ता आगाज इसराइल की तरफ से ऐसा हमला था जिसमें बैक वक्त ईरान की जौहरी तंसीबात, ईरानी अफवाज के सीनियर कमांडरों और खुफिया एजेंसियों के सरबराहों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। इसके भेजे हुए एजेंटों ने ईरान के अंदर से भी ड्रोन के जरिए हमले किए और इसराइली फिजाइया की दुरुस्त तरीन अहदाफ तक रहनुमाई की। इस जंग की इंतहा 21 और 22 जून की दरमियानी रात को अमरीकी B-2 तैयारों की ईरान की 3 जौहरी तंसीबात फर्दो, नतंज और इस्फहान पर बमबारी थी। इस बमबारी के लिए ऐसे मोर्चा शिकन बम इस्तेमाल हुए जो ज़मीन के अंदर गहराई तक जाकर ज़ेरे ज़मीन तामीरात को भी तबाह कर डालते हैं। अमरीकी अफवाज का यह ऑपरेशन, जिसे मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था, इस जंग का फैसला कुन मरहला था। इस कार्रवाई में अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक सालों की मेहनत और अरबों डॉलर की लागत से बनाई गई ईरान की अहम तरीन जौहरी तंसीबात को महज गढ़ों में बदल दिया गया। अमरीकी फ़िज़ाइया ने अमरीका की रियासत मिसूरी से उड़कर ईरान में बमबारी करके ये भी साबित कर दिया कि इसके जहाज़ दुनिया में किसी भी हदफ तक बग़ैर किसी रुकावट के पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ये ऐसा हमला था जिसने ईरान की दिफाई सलाहियत को फैसला कुन तौर पर मुअत्तल करके रख दिया। इस हमले के जवाब में ईरान ने कतर के अल उदैद अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दागे, जिनमें से सिर्फ एक ज़मीन तक पहुंचा और बाकी तमाम फ़िज़ा में ही नाकारा बना दिए गए। इस हमले की नोयत दिफाई या फ़ौजी नहीं थी, महज सियासी थी, क्योंकि ईरान ने कतर को इस हमले के हदफ और अगराज़ व मकासद के बारे में एतमाद में लेकर ही मिसाइल चलाए थे। अगर ये कहा जाए कि इस हमले में कतर की मंशा और इजाज़त शामिल थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ईरान को जवाब देने का मौका फराहम करने के बाद ही कतर अपना मुसालहती किरदार अदा कर सकता था। इस हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को शुक्रिया कहा, जिसने क़ब्ल अज़ वक्त कतर बेस पर हमले के बारे में बताया था। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने कमज़ोर रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें कोई ज़ख्मी हुआ न किसी की जान गई। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद सदर ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया को इसराइल और ईरान से राब्ते की हिदायत की। मगरबी मीडिया के मुताबिक उन्होंने अमरीकी वक्त के मुताबिक हफ्ते की रात अपनी टीम को हुक्म दिया कि ईरानियों को फ़ोन करो और बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू से मेरी बात कराओ। अब हमें अमन लाना है। ट्रंप इंतज़ामिया इससे पहले चंद हफ्तों के दौरान ईरान से 5 बार मुज़ाकरात की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन बातचीत उस वक्त तात्तुल का शिकार हुई जब ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी से पीछे हटने से इनकार किया। इनमें से एक कोशिश ऐसी भी थी जो कामयाब हो जाती तो तुर्की में सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान मुलाकात करते। अगरचे सदर ट्रंप ने जुमेरात यानी 19 जून को कहा था कि वो 2 हफ्तों में अमरीका की अस्करी हिकमत अमली का फैसला करेंगे, मगर अमरीकी वक्त के मुताबिक जुमे और मशरक़ वुस्ता के वक्त के मुताबिक हफ्ते को ही उन्होंने ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया। मशरक़ वुस्ता के वक्त के मुताबिक पीर के रोज़ यानी 23 जून को जब ईरान ने कतर पर मिसाइल हमले किए तो उसके बाद एक बार फिर जंग बंदी के लिए सफारती अमल शुरू हुआ। इसके बारे में खुद अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल और ईरान उनके पास बैक वक्त आए थे कि जंग बंदी करवाई जाए। इस दरख्वास्त के बाद अमरीकी हुक्काम और कुछ सालिसों ने फौरी सफारती कोशिशें की। कतर ने इस अमल में मरकजी किरदार अदा किया और ट्रंप ने बराह रास्त अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की, जिन्होंने ईरानी क़यादत को कायल करने में मदद दी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी के दफ्तर से बातचीत शुरू की। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरान को जंग बंदी की शराइत मानने के लिए माइल किया, जिसके बाद ईरानियों ने जंग बंदी की पेशकश कबूल कर ली। जब सदर ट्रंप ने इस जंग बंदी का ऐलान बाकायदा तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया तो उसके जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने मोहतात अंदाज में अपने एक्स अकाउंट पर इसे तस्लीम किया। उन्होंने लिखा कि हमारी मुसल्लह अफवाज की इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहेंगी। इसके साथ ही ईरानी मजहबी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान अंग्रेज़ी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि दुश्मन पर जंगबंदी मुसल्लत कर दी गई है।
اس سے پہلے اراغچی کہہ چکے تھے کہ اسرائیل اپنے حملے روک دے تو ایران بھی اپنی کارروائیاں بند کر دے گا۔ جنگ بندی کی شرائط کے مطابق پہلے ایران کو کارروائی روکنا تھی، اس کے چند گھنٹے بعد اسرائیل نے حملے روکنا تھے۔ ایران نے آخری حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے 24 جون کو کیا، جبکہ اسرائیل نے اس کے بعد ایران میں ایک ایسی جیل کو نشانہ بنایا جس میں سیاسی قیدی رکھے جاتے ہیں۔ جنگ بندی کی ان کوششوں میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے جن کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ ان درمیانی لوگوں نے ایران کو پیغام پہنچایا کہ حکومتی نظام کی تبدیلی یا اس طرح کے دوسرے مطالبات سے امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، بشرطے کہ ایران غیر مشروط طور پر یورینیم کی افزودگی روک دے۔ اس پیغام کے بعد ہی ایران نے گفتگو آگے بڑھانا شروع کی۔ یاد رہے کہ ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ بالواسطہ ہو رہا تھا، جس کی نگرانی امریکی صدر کے مشیر سٹیو وٹکوف کر رہے تھے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ امریکی صدر براہ راست گفتگو کر رہے تھے۔ ایران اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی طے کردہ شرائط کے مطابق 24 جون کو ایران کے مقامی وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے سیز فائر کا آغاز ہونا تھا، جبکہ اسرائیل نے اس کے 12 گھنٹے بعد سیز فائر کا اعلان کرنا تھا۔ ایران کی طرف سے سیز فائر مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے ہی اختیار کر لیا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے سیز فائر قبول کرنے کا اعلان مقررہ وقت سے چند گھنٹے پہلے مگر ایران کے بعد کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جنگ بندی قبول کرنے کے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل آپریشن رائزنگ لائن کے ذریعے ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر کے اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کا اپنا قومی فیصلہ صہیونی دشمن پر مسلط کر دیا ہے۔ اس بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر اور سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی نے صہیونی دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ اس بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے سارے اڈے ایران کے نشانے پر آ چکے تھے۔ دونوں ملکوں کی طرف سے جنگ بندی قبول کرنے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ ایران نے اس پر میزائل داغے ہیں اور اسرائیلی فوج کو تہران پر دوبارہ حملے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی حکومت نے اس الزام کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف میزائل چھوڑے جانے کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ شکریہ۔